नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन और लेवल 2 सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ भी है, मैटर भी है साथ में ना। दोनों के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न देखेंगे जो रीट यूपीटेट सीटेट सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलते हैं बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि दक्षिण दिशा की ओर से आने वाली आंधी को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो लेवल 2 है उसके भी प्रश्न है यहाँ पे, लेवल 1 के दोनों के हैं। तो देखिए जो दक्षिण दिशा है उसकी ओर से जो भी आंधियाँ चलती है, दक्षिण दिशा की ओर से अपने आंधियाँ आती है, उन आंधियों को क्या कहा जाता है। पिछवा, लकऊ, है ना, धरऊ कहा जाता है या फिर पूर्वाई कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो दक्षिण दिशा की ओर से हवाएं चलती है उनको बोला जाता है लकऊ। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर से जो हवाएं चलती है उनको बोला जाता है लकऊ कहा जाता है ना। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ना। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि भाई लकऊ क्या है ना। तो दक्षिण दिशा की ओर से जो भी हवाएं चलती है, जो भी आंधियां चलती है ना जो भी आंधियां चलती है उन आंधियों को लकऊ कहा जाता है। इसके अलावा देखिए बाकी जो ऑप्शन है उन पे भी नजर डालते हैं। पिछवा क्या है ना। तो देखिए दोस्तों जो पिछवा है पश्चिम की ओर से चलने वाली, पिछवा है पश्चिम की ओर से चलने वाली, यानी कि पश्चिम की ओर से जो भी हवाएं चलती हैं उनको पिछवा, आथुणी या पिछवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है पश्चिम की ओर चलने वाली, पिछवाई, पिछवा या आतुणी। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर से जो चलते हैं उनको लकाऊ। ठीक है, अब धराऊ क्या है दोस्तों। तो देखिए धराऊ क्या है, धराऊ के बारे में देखते हैं। धराऊ, धरोड़, उत्तराद, है ना, याद रखना। उत्तराद, धरोड़ और धराऊ ये चलती है उत्तर की ओर से हवाएं। और पूर्वाई नाम से भी पता चल जाता है कि जो पूर्वाई हवा आंधियाँ हैं दोस्तों, पूर्वाई कहूँ, पूर्वइयाँ कहूँ, पूर्वा कहूँ या आगुणी कहूँ, है ना, तो ये चलती है पूर्व की दिशा की ओर से आती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 1 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है कि पृथ्वीराज तृतीय का जन्म स्थल कौन सा है। अच्छा प्रश्न है कि जो पृथ्वीराज तृतीय हैं आपके अजमेर के शासक थे दोस्तों। कहाँ के थे, अजमेर के शासक थे और बहुत प्रसिद्ध शासक थे। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इनका जन्म स्थल कौन सा, अहिलपाटन गुजरात है, अजमेर राजस्थान है, देवास मध्य प्रदेश से, सांबा राजस्थान। अब देखिए आप में से ज़्यादातर देखिए सबको पता है कि भाई अजमेर के, तो आप ज़्यादातर कौन सा करोगे, अजमेर करोगे। लेकिन अजमेर क्या है, गलत है। अजमेर में इनका जन्म नहीं हुआ, इनका जन्म हुआ था अहिलपाटन गुजरात में दोस्तों। पृथ्वीराज जो तृतीय है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना आपको। बाकी जो देवास मध्य प्रदेश है ये भी इसका नहीं है और सांबा राजस्थान ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। पृथ्वीराज तृतीय कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, अहिलपाटन गुजरात। याद रखना जो अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर थे और रानी कर्पूरी देवी थी, है ना, उनके पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो सोमेश्वर चौहान की क्या है कि जल्दी मृत्यु हो गई, तो मात्र 11 वर्ष की आयु में जो पृथ्वीराज तृतीय इन्होंने शासन संभाला था। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में, है ना। और सहयोग किया था इनकी माता कर्पूरी देवी ने। ठीक है, इन्होंने 2 लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, याद रखना। एक तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा इन्होंने और दूसरा 1192 में इन्होंने तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। पहला युद्ध तो ये जीत गए, है ना, किससे, मोहम्मद गोरी से। ठीक है, लेकिन दूसरे युद्ध में इन्होंने क्या किया, आराम किया। गोरी ने बढ़िया तैयारी कर ली और गोरी ने 1192 में इनको फिर मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, मृत्यु कर दी इनकी। तो इस प्रकार आपके जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन अनुचित है। तो देखिए आपको पता है कि संविधान भी रहने वाला दोनों लेवल में। तो राज्यपाल का प्रश्न आया आपके, इसके संदर्भ में कौन सा कथन अनुचित है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही कथन है। अनुच्छेद 153 से शुरू होते हैं राज्यपाल के जो भी अनुच्छेद है उनका वर्णन है 153 से। तो 153 में ये लिखा है कि प्रत्येक राज्यपाल में एक राज्यपाल की व्यवस्था होगी, है ना। तो वहाँ पे ये भी दे रखा है कि एक ही व्यक्ति है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का उसी समय राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है वो अनुच्छेद 156 में किया गया, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है अनुच्छेद 156 में किया गया है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करता है और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स होता है। ठीक है, 5 साल होता है, ये अनुच्छेद 156 में कही गई बात है, सही बात है ना। राज्यपाल अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है ना कि राज्यपाल है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है ना। ये बिल्कुल सही बात है। अब वो राष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपे या लिखित में दे या हस्ताक्षरित करके कैसे भी ना वो अपने पद मुक्त हो सकता है त्यागपत्र देकर। चौथा विकल्प है कि राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया है। अनुच्छेद 159 गलत है, ये कथन गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का उल्लेख है 163 अनुच्छेद में किया गया है ना। 159 में तो राज्यपाल
शपथ लेता है, ठीक है ना। और राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो वो दिलाता है। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उसको राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 3 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है कि जो ओजोन संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या 22 मार्च? तो देखिए 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 22 अप्रैल क्या है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 16 सितंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को हो जाएगा विश्व जल दिवस, ठीक है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये भी आपके अच्छे प्रश्न हो गए साथ में तैयार। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन का होता है O3, ओजोन को कहते हैं। ओजोन क्या होती है कि सूर्य से हम जो भी रोशनी लेते हैं, जो भी सूर्य का ताप पड़ता है पृथ्वी पर ना, तो उसमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है। कौन सी आती है? पराबैंगनी किरणें आती है। और ये पराबैंगनी किरणें हमारे मनुष्यों के लिए क्या है? हानिकारक है दोस्तों। क्या है? हानिकारक है ना, क्योंकि इनसे है, आपके बता दूं मैं, पराबैंगनी से है त्वचा संबंधी कैंसर मनुष्य को हो जाता है। तो उससे हमारा कौन रक्षा करती है? ये ओजोन ही उससे हमें बचाती है, रक्षा करती है, ठीक है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 4 है दोस्तों वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। अच्छा प्रश्न आ रखा है और लेवल 1 है, वहाँ पे आवास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट या रीट या यूपीटेट में, कि टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास क्या कहलाते हैं ना। टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके आवास क्या कहलाते हैं? कराल, किस्तव, इग्लू या लॉन्ग हाउस? तो देखिए जो लॉन्ग हाउस है वो आपके अमेरिका की जनजातियाँ बनाती है, ठीक है, अमेरिका की, है ना। किस्तव आपके जो कजाकिस्तान देश है, इधर अफगानिस्तान की तरफ है, कजाकिस्तान देश है, वहाँ कजाकिस्तान में खिरगिज जनजाति रहती है दोस्तों। कौन सी रहती है? खिरगिज जनजाति, वो घास से बनाती है, वो होता है किस्तव, ठीक है। कराल बनाते हैं आपके अफ्रीका के जो पूर्वी भाग है वहाँ पे बनाए जाते हैं कराल नामक आवास, ठीक है। तो कराल अफ्रीका में हो गया, किस्तव हो गया कजाकिस्तान की खिरगिज जाति द्वारा, और लॉन्ग हाउस अमेरिका की जनजाति बनाती है। जबकि जो इग्लू घर है वो कौन बनाती है? टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवासों को हम इग्लू कहते हैं। ये बर्फ के बने हुए घर होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 5 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि बर्फ में धसे हुए व्यक्ति की गहराई का मापन किस उपकरण से किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मुझे लगता है शायद आपने नहीं पढ़ा होगा ऐसा प्रश्न ना। तो देखिए बर्फ में जो धसा हुआ व्यक्ति है, तो देखिए जो मापन संबंधी जो भी उपकरण है वो आपको याद कर लेने हैं ना, कि हवा को किससे मापा जाता है, पानी को किससे मापा जाता है ना, और ऊर्जा का क्या मात्रक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। तो देखिए बर्फ में जो धसा हुआ व्यक्ति है उसकी गहराई का मापन करना है, वो कितनी गहराई में धसा हुआ है, दबा हुआ है ना। तो इसके लिए उपकरण कौन सा होता है? प्रोब, बेलचा, क्रैम्पन या हिमस्खलन बीकन, है ना। अब देखिए बर्फ को हिम कहते हैं, हिमस्खलन बीकन आपको नहीं करना है, क्रैम्पन और बेलचा नहीं होकर, बल्कि कौन सा हो जाता है यहाँ पे? प्रोब नामक जो उपकरण है उससे बर्फ में धसे व्यक्ति की गहराई का मापन किया जाता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 6 में आपके विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है कि सिनकोना वृक्ष के किस भाग से कुनियन प्राप्त की जाती है ना। तो ये प्रश्न सीटेट में 1-2 बार पूछा भी गया है कि सिनकोना वृक्ष है उसके किस भाग से कुनियन, और वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो गया भाई, किस भाग से पूछ लिया इस बार, है ना। कभी कभार ये जो सीटेट में आ रखा है वो ऐसे पूछा था कि किस वृक्ष से कुनियन नामक दवा प्राप्त की जाती है। और ये कुनियन दवा किस में काम आती है दोस्तों? याद रखना, ये मलेरिया जो रोग है उसके उपचार में काम आती है, ठीक है। तो देखिए फल है, बीज है, छाल या पत्तियां हैं, तो जो छाल होती है ना इसकी, सिनकोना वृक्ष की छाल है, उन छाल से कुनियन दवा प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 7 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। और आपको पता है कि रीट में न्यू टॉपिक जुड़े हैं तो वहाँ से भी प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए रीट में नया लेवल है पर्वतारोही, उसका भी आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है, उस टॉपिक को अच्छी तरह करवा दूंगा मैं। तो देखिए ये उसी से प्रश्न आया है कि जो अरुणिमा सिन्हा है आप सब जानते हो, है ना। सोशल मीडिया पर इसका भी बहुत प्रचार चल रहा है अरुणिमा सिन्हा का। और आपको कह दूं कि अगर इनके जीवन को मतलब आप जान लेते हो ना, तो आपको क्या मिलता है वहाँ पे? आपको मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मोटिवेशन इतना हो जाओगे आपकी पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं ना, कुछ करने के लिए मजबूर कर देते हैं अरुणिमा सिन्हा का जीवन, है ना। कि अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की और विश्व में पहली है, देख लो, गर्व की बात है, मान ली विश्व की पहली है और भारत की है। और है क्या, ये याद रखना, दिव्यांग महिला है दोस्तों, दिव्यांग महिला है, और है ना, ये माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया था ना। ये गर्व की बात है कि विश्व की पहली और भारत की तो पहली है ही दिव्यांग महिला है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एवरेस्ट फतेह करके आ गई थी। वो ना एक रेल एक्सीडेंट हुआ, उसमें इन्होंने एक पूरा पैर खो दिया अपना, है ना। तो ये थी
अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की और विश्व की पहली दिव्यांग महिला। अगर पूछे कि भारत की पहली महिला कौन सी है ना जिसमें दिव्यांग नहीं है वो ना और माउंट एवरेस्ट फतेह किया, तो वो तो हो जाएगी बछेंद्री पाल, ठीक है। लेकिन वो विश्व की कौन सी है, विश्व की 5वें नंबर की, ठीक है। विश्व की पहली और भारत की पहली दिव्यांग महिला पूछे तो अरुणिमा सिन्हा है। अब पूछा इनका संबंध किस खेल से था, तो ऐसे प्रश्न घुमा के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब देखिए कबड्डी नहीं है, फुटबॉल भी नहीं है, खो खो भी नहीं है, बल्कि जो वॉलीबॉल है आपके, वॉलीबॉल भी कौन सा, नेशनल स्तर का ना, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर है ना। पूर्व में ये वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी अरुणिमा सिन्हा, ठीक है दोस्तों। ये आपको फैक्ट याद रखना है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 8 है वह विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 अच्छा प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए सामाजिक अध्ययन होता क्या है, समाज का अध्ययन ना, इसमें समाज का अध्ययन है। तो देखिए जहाँ समाज रहेंगे तो समाज में कौन रहेंगे, मानव रहेंगे। आपसी मानवों का संबंध क्या है, तो वो इसमें आने वाला है, बिल्कुल मानवीय संबंध है, उनका अध्ययन किया जाता है, सही है। समसामयिक घटनाएं, यानी कि समसामयिक है ना उसी समय की घटना, यानी कि जब समाज में मनुष्य रहता है ना, तो उसका अतीत क्या है, वर्तमान क्या है, उन दोनों में तुलना करके जो भी है वो अध्ययन किया जाता है कि अतीत में ये समाज कैसा था, वर्तमान में कैसा ना, तो समसामयिक घटना होती है ना, तो उसका भी अध्ययन यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी यहाँ पे जो है अध्ययन बिल्कुल सामाजिक अध्ययन के तहत किया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे कि एक देश का सामाजिक मतलब ये नहीं कि एक समाज तक ना सीमित होना। सामाजिक मतलब होता है एक ऐसा समूह, एक ऐसा समाज जिसके नियम कायदे होते हैं। तो ये देखिए है ना, ये आपके राज्य तक चलता है, किसी प्रांत तक चलता है और राष्ट्र तक चलता है। और राष्ट्र से चलने के बाद ये इंटरनेशनल स्तर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चलता है। वहाँ एक देश का दूसरे देश से क्या संबंध है, कैसा संबंध था और कैसा संबंध है, उसका भी यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 है भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। जो भूगोल विषय है ना, उसमें पर्यावरण से संबंधित, जो पर्यावरण तो है आपके प्राथमिक स्तर की चलती है और भूगोल चलती है इसके प्राथमिक से ऊपर की ओर है ना, उच्च कक्षाओं में, तो वहाँ पे किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए एक प्रश्न आपके लिए और यहाँ बन जाता है, पूछे कि पर्यावरण विषय का मुख्य संबंध किस विषय से है, तो आंसर करना आप भूगोल से, ठीक है। पर्यावरण विषय का मुख्य सह संबंध किससे है, भूगोल से। क्यों, क्योंकि इन दोनों में लगभग समान विषय वस्तु होती है। अब देखिए जो अजैव घटक है जिनमें जीव नहीं पाया जाता है, जैसे सूर्य का ताप है, मिट्टी है ना, दाब है, जल है, तो ये चीज़ें पर्यावरण में होती है, ये भी भूगोल में होती है, ठीक है, जैव घटक आ जाएंगे ना। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो इनका जिक्र भी पर्यावरण में होता है, इनका भी भूगोल विषय में होता है ना। और संसाधन जो खनिज संसाधन वगैरह है, पेट्रोलियम तेल कितना है, उनकी उपलब्धता कितनी है, पृथ्वी कितनी मात्रा है ना, तो ये चीज़ें पर्यावरण में भी है और भूगोल में भी, इसलिए इन दोनों का क्या है, से संबंध पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 10 कह रहा है, उस प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है कि पर्यावरण शिक्षण में करके सीखना किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है ना। तो देखिए दोस्तों जो पर्यावरण शिक्षण में करके सीखना है ना, क्या है, करके सीखना है पर्यावरण शिक्षण में, वो किस सिद्धांत का मूल। देखिए अभिप्रेरणा में तो बालक को अभिप्रेरित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, गलत है। रुचि का सिद्धांत में ऐसी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है जिससे बालक की रुचि हो, है ना। और नियोजन में तो योजना बनाई जाती है, शैक्षिक उद्देश्य वगैरह क्या होंगे। करके सीखना यानी प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, खुद अपनी इंद्रियों से कार्य करता है, तो उसे कहते हैं सक्रिय रखना ना, बालक बाल केंद्रीय हो जाता है, यहाँ पे क्रियाशीलता का सिद्धांत सही हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 11 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है कि प्रयोगात्मक कार्य के लाभ है। अब देखिए जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं उच्च कक्षाओं में होते हैं, ठीक है, 6 से 8 में होते हैं प्रयोगात्मक, यानी प्रयोग करते हैं। तो इसका लाभ क्या है, इसमें बालक स्वयं करके सीखते हैं, बिल्कुल प्रयोग करते हैं तो वो खुद करके सीखते हैं, सही है भाई। प्रयोगात्मक कार्य प्रयोग करके खुद करके सीखते, सही है। और खुद करके सीखेंगे यानी कि क्रियात्मक भी होंगे और उनको जो व्यावहारिक जो इनके जीवन से संबंधित है वो ज्ञान उनको मिल जाता है। और जो भी इससे अर्जित है वो सैद्धांतिक ज्ञान उनको, मतलब प्रयोगात्मक कार्य करने से बालक क्रियाशील हुआ, व्यावहारिक ज्ञान मिला, और जो भी इससे अर्जित उसने प्राप्त किया, अर्जित किया, वो सैद्धांतिक ज्ञान है, उसके दिमाग में स्थायी हो जाता है, यानी जो करके सीखा हुआ काम है उसे वो कभी भूलता नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो आपके 12वें प्रश्न में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 अच्छा प्रश्न है कि शिक्षक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की कौन सी अवस्था नहीं है। तो याद रखना चर्चा टॉपिक आ रखा है आपके,
तो शिक्षक और छात्र चर्चा करते हैं, है ना। उनके मध्य जो प्रक्रिया की अवस्था, देखिए कुल अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। उनमें देखिए नियोजन अवस्था है, क्रियान्वयन अवस्था है और मूल्यांकन अवस्था। यहाँ पूछा है नहीं है, तो देखिए जो समस्या अवस्था है ये कोई अवस्था नहीं है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन अवस्था में देखिए जो चर्चा क्यों की जाती है, इसका शिक्षण उद्देश्य वगैरह उनकी योजना बनवाई जाती है ना। क्रियान्वयन में क्या होता है, शिक्षक और छात्र आपस में चर्चा करते हैं, उसको क्रियान्वयन कर देते हैं, लागू कर देते हैं ना, क्रिया करने लगते हैं, सक्रिय हो जाता है हर सदस्य ना। और मूल्यांकन अवस्था में बाद में मूल्यांकन करते हैं जो चर्चा की है वो सही है या नहीं है। तो इस प्रकार आपके समस्यात्मक अवस्था यहाँ पे कोई अवस्था नहीं है चर्चा की। इस प्रकार आपके दोस्तों प्रश्न संख्या जो 13 है, तो प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है। शिक्षा का जो मानदंड है उसे ऊंचा उठाना है तो क्या आवश्यक है ना। तो देखिए शिक्षकों का उच्च वेतन कर दो, गलत चीज़ है। शिक्षकों का उच्च वेतन करने से उनमें और लालसा जगेगी, है ना। इससे शिक्षा का मानदंड ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ज़्यादा वेतन दोगे तो वो और अच्छा पढ़ाएंगे, ये चीज़ गलत है ना, वो तो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा देखिए पाठ्यक्रम में संशोधन, तो पाठ्यक्रम में संशोधन देखिए जो वर्तमान में चल रहा है वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है ना, और पाठ्यक्रम में ऐसा है नहीं भाई हर साल संशोधन किया जाता है, ये चीज़ भी गलत हो जाती है ना। तो इससे शिक्षा का मानदंड ऊंचा नहीं उठेगा। फिर है पाठ्य पुस्तकों सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन पाठ्य पुस्तकों का थोड़ी ना किया जाता ना, पाठ्य पुस्तक नहीं किया जाता। सतत मूल्यांकन किसका किया जाता है, छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाता है ना, कि छात्रों का निरंतर परीक्षण किया जाए, सतत मूल्यांकन किया जाए, जो मात्रात्मक हो और गुणात्मक दोनों हो ना। सतत मूल्यांकन किया जाए, निदानात्मक किया जाए, उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, वो होता है CCE, सतत मूल्यांकन हो जाता है दोस्तों ना। तो इससे शिक्षा का मानदंड ऊंचा उठेगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि शिक्षा में क्या कमजोरियां है ना, उनको दूर करेंगे और उनमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 14 है दोस्तों, वहां पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों कि सामाजिक अध्ययन में चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए। देखिए जो चित्र बनते हैं उन चित्रों को चयन करते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। तो उसका आधार क्या होना चाहिए ना। तो देखिए चित्रगत वस्तुओं का रंग, बिल्कुल सही चीज़ है। देखिए भाई किन जो भी चित्र बनाते हैं उसमें कहाँ पे कौन सा रंग भरना, तो ये बिल्कुल चयन वाली चीज़ होती है, हम चयन करना पड़ता है ना। चित्रगत वस्तुओं का आकार ये भी चयन करना पड़ता है, चित्र बनाना, चित्र कितना बनाता है, उसका आकार कितना, उसकी साइज़ कितनी होती है वो भी हमें तय करनी पड़ती है। और जो यथार्थ वस्तु है उनका प्रस्तुतिकरण करने वाला चित्र भी वो होना चाहिए, ये भी इसका आधार है ना। अब देखिए यथार्थ वस्तु में तो ये है कि वास्तविक वस्तु का चित्र बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। जैसे ताजमहल है, ताजमहल के बारे में मतलब दिखा नहीं सकते तो बालकों को चित्र तो दिखा ही सकते हैं शिक्षक रूप में ना। शिक्षक क्या करता है, ताजमहल वहाँ पे अगर उसको अवलोकन करवाना तो वहाँ ले जा नहीं सकता, लेकिन चित्र बना के या मॉडल बना के वो उनको समझा सकता है, ठीक है। लेकिन वो जो यथार्थ वस्तु है वो किसका प्रस्तुतिकरण करना है ना, ताजमहल का करना है या फिर कोई झरने का करना है, कोई चिड़ियाघर का चित्र बनाना है, कैसा बनाना है ना। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें जो यथार्थ वस्तु कौन सी रखेंगे ना उसको प्रस्तुत करने वाला चित्र वो भी हमारे चयन का आधार हो जाएगा। इसका मतलब उपरोक्त तो सभी यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन, मैटर और शिक्षण विद्या साथ में थी, मैटर और पेडागोजी, इनके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।